बीबीसी दुनिया में आज देखिए टोक्यो ओलंपिक से जुड़े तमाम विवाद और सुर्खियां। टोक्यो ओलंपिक्स के पूरे हुए एक सप्ताह, लेकिन अब भी पीछा नहीं छूट रहा है विवादों से। बेहद खर्चीले होने पर कई लोग कर रहे हैं विरोध, तो मेजबानी के लिए बेघरों के साथ हुए बर्ताव के लिए भी आयोजकों की हो रही है आलोचना। जर्मन महिला जिमनास्ट टीम के फुल बॉडी सूट पहनने की भी हुई खूब चर्चा। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। टोक्यो ओलंपिक्स का पहला सप्ताह कैसा रहा, इसकी कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। ओलंपिक में भारत के लिए शानदार दिन। लवलीना बरगोहाइन ने बॉक्सिंग में 1 मेडल किया पक्का। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पहुंची सेमीफाइनल्स में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जोरदार खेल जारी, मेजबान जापान को 5-3 से हराया। जापान में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत तेजी से फैल रहा है संक्रमण। नए वेव के पीछे डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार। लगातार दूसरे दिन 10,000 नए केस आए सामने। चीन में भी कोरोना के एक नए वेरिएंट के मामले आए सामने। अब तक 200 लोग संक्रमित। अफगानिस्तान से करीब 200 दुभाषियों और उनके परिवारों को लेकर अमेरिका पहुंचा पहला विमान। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अमेरिकी सेना और राजनयिकों की मदद करने वालों के लिए किए गए अपने वादे हमने किए पूरे। हांगकांग में विवादास्पद नए सुरक्षा कानून के तहत पहली सजा लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता टोंग यिंग किट को नारे लगाने के लिए सुनाई गई 9 साल जेल की सजा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। टोक्यो ओलंपिक्स के आज एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इस दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन के अलावा कई और वजहों से ये सुर्खियों में हैं। इन सभी बातों की होगी चर्चा आज कवर स्टोरी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट टॉमस बाक ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि खेलों की मेजबानी को लेकर वो भारत के साथ बातचीत को तैयार है। भारत ने एक बार भी ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है, लेकिन हाल के दिनों में आए रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने भविष्य में ओलंपिक्स आयोजन की इच्छा जरूर जताई है। आज ओलंपिक्स को शुरू हुए एक सप्ताह बीत चुके हैं। इन 7 दिनों में कुछ चुनिंदा खिलाड़ी इतिहास में दर्ज हो गए, तो वहीं ज्यादातर का सफर मायूसी भरा नजर आया। कोरोना महामारी के दौरान आयोजित किए गए ये ओलंपिक्स आयोजकों के लिए बेहद खर्चीले साबित हो रहे हैं। कई लोग इस वजह से भी खेलों को होस्ट करने के जापान के फैसले की आलोचना भी कर रहे हैं। तो क्या ओलंपिक्स की मेजबानी वाकई इस लायक है? आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करना शहरों के लिए आसान नहीं होता। योजना बनाने और निर्माण करने से लेकर आयोजन तक बहुत सारे काम होते हैं। इस सब पर भारी भरकम खर्च आता है। ओलंपिक या पैरालंपिक की मेजबानी क्या फायदे का सौदा है? ओलंपिक खेल बहुत महंगे होते हैं। टोक्यो ने 2016 के खेलों की मेजबानी लेने के लिए $15 करोड़ खर्चे थे, मगर नाकाम रहा था। फिर 2020 की मेजबानी लेने के लिए इसकी आधी रकम खर्च करनी पड़ी। टोक्यो ने ओलंपिक के लिए कुल $15 अरब का बजट तय किया है। बताया जा रहा है कि ये अब तक के सबसे महंगे ओलंपिक खेल हैं, लेकिन इससे पहले के ओलंपिक खेलों पर भी कम खर्च नहीं हुआ था। एक स्टडी के मुताबिक 2007 से 2016 के बीच आयोजित ओलंपिक में खेलों पर $12 अरब खर्च किए गए। ग्रीस में 2004 के एथेंस ओलंपिक के बाद आए आर्थिक संकट के लिए खेलों को भी जिम्मेदार माना गया और 1976 के ओलंपिक का आयोजन करने के बाद मॉन्ट्रियल पर इतना कर्ज हो गया जिसे चुकाने में कई दशक लगे। लेकिन ओलंपिक का आयोजन करवाने से कमाई भी होती है। टीवी कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉन्सरशिप से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को काफी पैसा आता है। मेजबान शहरों को आर्थिक लाभ भी होते हैं, नौकरियां पैदा होती हैं, पर्यटक आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खेल केंद्रों में भी निवेश बढ़ता है। 1992 के गेम्स की मेजबानी करने वाले बार्सिलोना में इतना बदलाव हुआ कि ये आज यूरोप के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। लेकिन 2012 के लंदन ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के दौरान उससे पिछले साल से भी कम विदेशी पर्यटक ब्रिटेन पहुंचे। लेकिन टूरिस्ट तो आकर चले जाते हैं, जबकि इमारतें और खेलों की सुविधाएं बनी रहती हैं। लंदन में स्टैनफोर्ड का ओलंपिक स्टेडियम अब वेस्ट हैम यूनाइटेड का फुटबॉल ग्राउंड बन चुका है। रियो डी जेनेरो के ओलंपिक पार्क में म्यूजिक फेस्टिवल और ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन होता है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों की सही देखभाल नहीं होती।
बाकी जगहों पर ओलंपिक वाले खेल स्थल बदहाल हो चुके हैं। एथेंस में कुछ ओलंपिक खेलों वाली जगहें फिर कभी इस्तेमाल नहीं की गईं और 10 साल के अंदर ही बर्बाद हो गईं। इसका पर्यावरण पर भी भारी असर पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन करवाने के लिए जापान को कोरोना महामारी के असर से भी जूझना पड़ा, जिससे अरबों डॉलर का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। कमाई भी प्रभावित होगी क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह नहीं भरे जा सकते और विदेशी पर्यटकों के आने पर रोक लगी है। अगर महामारी ना भी हो तब भी ओलंपिक आयोजन पर होने वाले खर्च से शहर की आर्थिक हालत बेहतर हो जाती हो, इस पर भी अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। इसलिए बहुत कम शहर ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हर चीज को आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करना किसी भी शहर के लिए गर्व का विषय होता है। वैसे भी ओलंपिक और पैरालंपिक पैसे से कहीं बढ़कर हैं। ये खेल पैसों से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन कई बार बात खेलों से आगे भी निकल जाती है। इस बार ओलंपिक शुरू होने से पहले ही महिला खिलाड़ियों के कपड़ों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो अब भी उन्हें प्रभावित कर रहा है। ब्रितानी पैरालंपिक खिलाड़ी ओलिविया ब्रीन से इंग्लिश चैंपियनशिप के दौरान कहा गया कि उनकी स्प्रिंट ब्रीफ बहुत छोटी और अनुचित है। तो वहीं नॉर्वे की बीच हैंडबॉल टीम इस बार ओलंपिक में नहीं खेल रही है। इन पर बिकनी बॉटम्स की बजाय शॉर्ट्स पहनने की वजह से जुर्माना लगाया गया था। सोशल मीडिया पर इस बात की भी खूब आलोचना हो रही है और ब्रिटेन से ओलंपिक में खेलने वाली पहली काली तैराक एलिसा डियरिंग को वो खास स्विंग कैप पहनने से रोक दिया गया जो खासतौर पर उनके मोटे, घुंघराले और बड़े बालों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। वैसे टोक्यो ओलंपिक्स में आज का दिन भारत के नजरिए से अच्छा रहा, जिसमें खास बात रही भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का सेमीफाइनल्स में पहुंचना। आज भारत की परफॉर्मेंस पर चर्चा करने के लिए बीबीसी संवाददाता ने बात की पीटीआई के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्पोर्ट्स ब्यूरो अमनप्रीत सिंह से। जिस तरह का ओलंपिक का कंपटीशन का स्तर है और भारतीय खिलाड़ियों की जो फॉर्म थी, उस हिसाब से अगर निशानेबाजों को छोड़ दिया जाए तो लगभग जैसी उम्मीद थी वैसा ही प्रदर्शन है। उम्मीद थी सौरभ चौधरी और मनु भाकर से अच्छे प्रदर्शन की, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसमें कारण जो भी रहे हों, वो अभी यंग हैं, आने वाले टाइम में उनको और भी एक्सपोजर मिलेगा तो वो अच्छा कर पाएंगे। अगर बाकी गेम्स की बात करें तो भारत की जो मेंस हॉकी टीम है वो पहले मैच के बाद से लगातार अच्छा ही करती आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने उनकी खूब धुलाई करी, लेकिन उसके बाद हर मैच में वो बेहतर से बेहतर होते नजर आए हैं। दूसरी गेम्स की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू भारत की अकेली दावेदार थी और उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी जो उन्होंने करके दिखाया। टेबल टेनिस में ओलंपिक के स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों का बहुत ज्यादा ड्रॉज में डीप जाना मुश्किल था और वो नजर आया। हालांकि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। मानिका बत्रा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारत की विमेंस हॉकी टीम की बात करें तो उनका प्रदर्शन थोड़ा सा हम कहें कि उम्मीद से कम रहा है, लेकिन आज की जीत के बाद में ये उनके मनोबल को जरूर बढ़ाएगा। बॉक्सिंग की बात करें तो लवलीना ने कमाल कर दिया। सब लोगों की उम्मीद थी मैरी कॉम से, लेकिन लवलीना ने बहुत ही टैक्टिकल तरीके से आज का जो मैच था वो खेला, क्योंकि इस बॉक्सर से वो पहले भी हार चुकी हैं। और लेकिन आज उन्होंने जो कोचेस की स्ट्रैटेजी थी कि दूर से खेलना है, एक डिस्टेंस बना करके खेलना है, उनको ज्यादा अपने अंदर नहीं आने देना है, उस स्ट्रैटेजी को लेकर के खेली और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बैडमिंटन की बात करें तो सिंधु ने आज जो मैच खेला वो जैसे एक विश्व चैंपियन को खेलना चाहिए वैसे ही खेला। अगर ब्रीफली ये भी बता पाएं कि जो आने वाला अब एक हफ्ता बचा है उसमें भारत का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? आने वाले दिनों में अब वो खिलाड़ी आएंगे जो वाकई में मेडल के प्रबल दावेदार हैं। उसमें मैं भारत के जो पहलवान है उनका नाम लेना चाहूंगा, जैसे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और रवि दहिया। ये बहुत ही अच्छी फॉर्म में ओलंपिक्स में आए हैं, तो उनसे मेडल की काफी उम्मीद रहेगी। ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो नीरज चोपड़ा के ऊपर नजर रहेगी हमारी कि वो कैसा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में केवल जेवलिन थ्रो ही एक ऐसा इवेंट है जहां पर भारत की कोई उम्मीद है। तो अगर नीरज अपने पर्सनल बेस्ट को दोहरा पाएंगे तो ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल के लिए दावेदार रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टोक्यो के किन लोगों के लिए आफत बन गए हैं ओलंपिक्स। साथ ही टोक्यो में मौजूद बीबीसी संवाददाता जानवी मूले से भी हम सीधे जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुइन। टोक्यो ओलंपिक्स के पहला सप्ताह में अमेरिकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स के मेंटल हेल्थ का हवाला देकर ओलंपिक्स से अपना नाम वापस लेना खासा चर्चा में रहा। पहले सप्ताह की क्या क्या हाइलाइट्स रही, इस पर जानकारी दे रही हैं टोक्यो में मौजूद बीबीसी संवाददाता जाह्नवी मूले। ओलंपिक को शुरू हुए एक हफ्ता हुआ है और इन 7 दिनों में काफ़ी सारा एक्शन हमने देखा, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी हेडलाइन बनी उस चीज़ की जो हुई नहीं। मैं बात कर रही हूँ सिमोन बाइल्स की, जिन्होंने डिसाइड किया कि ओलंपिक के जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट से वो बाहर रहेगी, वो नहीं खेलेगी। सिमोन बाइल्स एक सबसे बड़ी स्टार है और उन्होंने इस डिसीजन के पीछे कारण दिया था कि वो ओलंपिक मेडल से भी आगे अपनी मेंटल हेल्थ को रखती है, उसे प्रायोरिटी देती है और इस चीज़ की काफ़ी सराहना भी हुई। उसके साथ साथ कुछ लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन बात यह है कि सिमोन की वजह से हर कोई मेंटल हेल्थ, जो स्पोर्ट्स में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहा है। उसके साथ साथ चर्चा हो रही है महिलाओं के सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन, जिस तरीके से उनका होता है खेलों में, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। जिस तरीके के ड्रेस कोड्स है उनको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। नॉर्वेजियन टीम को फ़ाइन लगाया गया था जब उन्होंने बिकिनी के वजह शॉर्ट पहनकर बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए उतरने का फ़ैसला लिया था, जिसके बाद से महिलाओं का चित्रण किस तरीके से होता है स्पोर्ट्स में, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन एक इशू और भी है जो अभी गया नहीं है, वो है कोविड-19। पूरे जापान में केसेस बढ़ रहे हैं। सभी जो यहाँ ओलंपिक से जुड़े हैं उनके, जिसे बोलते हैं ना बैक ऑफ द माइंड, ये एक विचार, ये एक चिंता यहाँ पर बनी हुई है। और जब किसी देश में ओलंपिक खेल होते हैं तो मेज़बान शहर के अहम हिस्सों को साफ किया जाता है और उन्हें नए सिरे से विकसित किया जाता है। टोक्यो में इसी प्रक्रिया के कारण सैकड़ों बेघर लोगों को ओलंपिक स्टेडियम, रेलवे स्टेशन और पार्क से हटा दिया गया। इन लोगों ने बीबीसी को बताया कि जापानी प्रशासन ने उन्हें खेलों के आयोजन स्थल से दूर रहने के लिए कहा है। टोक्यो में ओलंपिक खेल जारी हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं दिखा होगा। टोक्यो शहर में सैकड़ों बेघर लोगों को छिपा कर रखा जा रहा है। पार्कों पर ताले लगाकर रात को वहां रोशनी कर दी जाती है। ओलंपिक के आयोजन वाली जगहों और रेलवे स्टेशन के पास लगे तंबुओं को हटा दिया गया है। 64 साल के यमादा यहां रहा करते थे। आप उनके पीछे ओलंपिक स्टेडियम देख सकते हैं। एक दिन उन्हें अपने सामान की जगह खाली करने के नोटिस चिपके मिले। लिखा था, कृपया यहाँ से चले जाएं। अब ये लोग यमादा की मदद कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, हमें तारबंदी करनी होगी ताकि लोग ओलंपिक के दौरान इस इलाके में ना आ सकें। ओगावा लगभग 20 साल से बेघर हैं। वो इस बात से नाराज हैं कि ओलंपिक के दौरान उनके जैसे दूसरे लोगों के साथ खराब सलूक किया जा रहा है। अगर आप बेघर हैं तो तंबू ही आपका सब कुछ है। इसे खोने का मतलब है घर खो देना। वो अचानक आकर आपकी संपत्ति आपसे ले गए। ये बहुत बड़ा संघर्ष है। क्या ओलंपिक को देखते हुए टोक्यो के बेघर लोगों पर गायब होने का दबाव डाला गया? देखिए, प्रशासन गरीब से गरीब लोगों को छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि वो विदेशी मीडिया और खिलाड़ियों को साफ सुथरा शहर दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप बस ओलंपिक खेलों के दौरान कहीं छिपे रहिए। हमने जापान सरकार और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी से संपर्क किया, मगर किसी का जवाब नहीं आया। सरकार इससे पहले कहती रही है कि वो बेघर लोगों को सड़कों से हटाकर शेल्टरों में शरण देना चाहती है। ओलंपिक के कारण लोगों को हटाया गया, इस बात से भी इनकार किया जाता है। मगर शेल्टरों में बहुत छोटे से कमरों में 3 से 4 बिस्तर लगे हैं। जापान के ज़्यादातर बेघर लोग उम्र दराज हैं और उन्हें टीका भी नहीं लगा। उन्हें लगता है कि सड़कों पर रहना उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित होगा। यमादा ने आज रात के लिए ठिकाना ढूंढ लिया है। यहाँ भारी बारिश हो रही है और उन्होंने ओलंपिक स्टेडियम के पास एक पुल के नीचे शरण ली है, मगर सुबह फिर यमादा को यहाँ से हटा दिया जाएगा। एक और मुद्दा जो ओलंपिक्स में छाया हुआ है वो है महिलाओं के कपड़े। टोक्यो में महिला जिम्नास्ट के कपड़ों पर क्यों हुई बहस, इस पर आगे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुइन। टोक्यो ओलंपिक्स में जब जर्मनी की महिला जिम्नास्टिक्स टीम्स लियोटार्ड्स के बजाय फुल बॉडी सूट पहनकर खेलने आई, जर्मन खिलाड़ियों के इस फैसले को चुनने की आज़ादी की वकालत करने वालों ने हाथों हाथ लिया। सुनिए इस पर फ्रांस की ओलंपियन जिम्नास्टिक डनुशिया फ्रांसिस का क्या कहना है। सच्चाई ये है कि महिला खिलाड़ियों के कपड़े ऐसे बनाए ही नहीं जाते जो हमारे लिए मददगार हों। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन ये हमारी शख्सियत का जुलूस निकालने वाले कपड़े होते हैं। मुझे लगता है कि अब ऐसे कपड़े बनने चाहिए जो हमारे लिए आरामदेह हों और जिनमें हम बेहतर खेल सकें। इस बार जब जर्मनी की टीम ने फुल बॉडी सूट पहने तो जिम्नास्ट्स के कपड़ों ने सुर्खियों में जगह बनाई। जर्मनी के जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ने कहा है कि ये फैसला जिम्नास्टिक्स में महिलाओं के सेक्सुअलाइजेशन के खिलाफ उठाया गया। तो दूसरे जिम्नास्ट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? मुझे तो ये भी पता नहीं था कि हम ये पहन सकते हैं। इसके बारे में और जानने पर पता चला कि पहले भी कुछ जिम्नास्ट इन्हें पहन चुके हैं, पर मुझे लगता है कि जर्मन जिम्नास्ट काफी हाई प्रोफाइल हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को दुनिया भर के सामने उठाया है। ये सब देखकर मुझे लगा कि ये शानदार है। जैसा मैंने कहा, हाई प्रोफाइल जिम्नास्ट बाकियों को ये बता रही हैं कि वो लियोटार्ड्स पहनने में सहज नहीं हैं और वो अपने कपड़े चुन सकती हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं शायद फुल लेगिंग पहनकर नहीं खेलूंगी। मैंने ओलंपिक के लिए कभी इन्हें पहनकर ट्रेनिंग नहीं की है। मैं इनके साथ शुरुआत नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि ओलंपिक में आप वैसे ही सब कुछ करते रहना चाहते हैं जैसा आपने प्रैक्टिस की थी। लेकिन भविष्य में मैं इन्हें जरूर ट्राई करना चाहूंगी। हालांकि मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में मुख्य बात यह है कि ये चुनाव खिलाड़ियों का होना चाहिए। अगर मेरे जैसे और बाकी जिम्नास्ट लियोटार्ड्स पहनकर खुश हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां लोग मौजूद हैं, जहां कल्चर या पीरियड्स जैसी वजहें हों, वहां खिलाड़ियों के पास चॉइस होनी चाहिए। मुझे कोई वजह नहीं नजर आती कि वो ऐसा क्यों ना करें। और ओलंपिक खिलाड़ियों का अपने तरीके से हौसला बढ़ाने ये आ गई हैं। 55 साल से ज़्यादा उम्र की ये पॉम गर्ल्स, ये महिलाएं चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। इनमें से बहुत को शारीरिक परेशानियां भी हैं, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुइन। आज के लिए बस इतना ही।